हेलो फ्रेंड, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे और सारे ही क्वेश्चन के साथ मैंने बहुत से एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, आप उनको भी अच्छी तरीके से याद कर लें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। भारत की साक्षरता दर कितनी है इस समय? वो है 73%। 73% भारत की साक्षरता है। बाकी देखें, 80 को देखें तो मेल की जो है वो साक्षरता दर 80% है, फीमेल की आपकी जो है वो 64% है, और 67% की बात करें तो यूपी की साक्षरता जो है वो इस समय 67% है। अगर यूपी में भी मेल फीमेल की बात की, अगर 67 में 10 जोड़ दें यानी कि 77 कर दें तो वो मेल की हो जाती है, और 10 माइनस कर दें यानी 57 तो वो फीमेल की हो जाती है। तो चारों ही ऑप्शन को मैंने आपको बता दिया है और चारों ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल भारत की कितनी है? 73% है, मेल की 80% है और फीमेल की 64% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना की महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है हरियाणा। देखिए, महामारी घोषित किया हरियाणा ने। राजस्थान ने क्या किया? पहले लॉकडाउन लगाने वाला, ठीक है, राज्य था वो राजस्थान था। पहला जो केस आया है वो कहाँ आया है? वो आया है केरल में। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे पहले कोरोना को लेकर कर्फ्यू लगाया गया था। तो पहला कर्फ्यू कहाँ लगाया गया? पंजाब में। पहला लॉकडाउन कहाँ लगा? राजस्थान में। और पहला केस कहाँ आया था? केरल में। तो चारों ही ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई? देखिए, राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई है? देखिए, अभी हाल ही में 370 हटाई गई है, इसलिए जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर कब बना था? ये बना था 26 अक्टूबर 1947 को JNK बना है, ठीक है। जबकि अदर ऑप्शन को देखें तो 1949 में यहाँ पे 370 लागू हुई। 1954 की बात करें तो यहाँ पर 35A लागू हुई। और 26 जनवरी 1954 में, ऑप्शन शायद सेम हो गया, यहाँ पर 57 कर लीजिए, 1957, 26 1957 में यहाँ संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो संविधान लागू हुआ 1957 में, 1954 में 35A लागू हुई, और 1947 में JNK बना था, और 1949 में 370 लागू हुई। तो चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं और चारों ही ऑप्शन में कुछ ना कुछ खास हुआ है, इसलिए देख लीजिए। और हाँ, जम्मू कश्मीर को भी राज्य से हटा कब दिया गया था? ये हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को। और अगर ये देखा जाए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया कब गया था, तो वो बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो बना कब था ये लोग यूटी कब बने हैं? 31 अक्टूबर को, जबकि वहाँ से 370 हटी कब है? 5 अगस्त 2019 को। अगला देखिए, कौन सा सांस्कृतिक विडंबना का कारक नहीं है? देखिए, इस तरीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका कोई टॉपिक से रिलेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी बार ये चीज़ें टफ हो जाती हैं। तो याद रखिए, सांस्कृतिक, आप इसे थोड़ा सा लॉजिकली देखिए, संस्कृति का संबंध किससे नहीं है? कार्य से है, कानून से है, परंपरा से है। तो परंपरा तो डेफिनेटली है, कानून से भी है, क्योंकि किसी न किसी संस्कृति में कानून होता था। राजनीति से उसका संबंध नहीं है, तो आंसर आपका होगा राजनीति से। तो सांस्कृतिक विडंबना का कारक नहीं है, वो कौन है? राजनीति। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार भ्रमण पर हुई थी? यानी ऐसा कौन सा वायसराय था जो अंडमान निकोबार यात्रा पर था और उसकी हत्या कर दी गई थी? तो वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब था? 1869 से लेकर 72 तक। 72 में ही इसकी हत्या हो गई थी। लॉर्ड मेयो की खास बात देखी जाए तो लॉर्ड मेयो के काल में ही पहली जनगणना हुई थी, पर ये रेगुलर नहीं थी। अगर आपसे पूछे कि पहली गणना किस काल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, जबकि पहली नियमित जनगणना जो हुई थी वो हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन का काल कब से रहा? 1880 से लेकर 84 तक, ठीक है। 1880 से लेकर 1884 तक रहा है। और 1881 में इसी के काल में पहली जनगणना हुई है। तब से प्रति 10 वर्ष पे जनगणना हो रही है। लॉर्ड रिपन को ही भारत का उद्धारक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के काल में ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हटाया गया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था वो 1899 से लेकर 1905 तक था, और इसी के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। इसको भी आप याद रखें, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वायु संख्या है, इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा वन जो है वो भी मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ हैं, वो हैं मध्य प्रदेश में। कितने हैं, 526। कर्नाटक दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर कितने हैं, 524। और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो याद रखिए सीरीज वैसा लिखी हुई है। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश में टाइगर है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है। और ये बाघ जनगणना 2019 में हुई थी, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इस समय टाइगर हैं वो हैं मध्य प्रदेश में। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था, वो था ताराबाई के हाथ में। ठीक है, ताराबाई के हाथ में था। अदर ऑप्शंस को देखें तो राजा राम जो थे वो संभाजी के बाद आए, यानी संभाजी को अगर पहले देख लें तो संभाजी जो थे वो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, शिवाजी के बाद अगर किसी ने उत्तराधिकार लिया है तो वो संभाजी थे, और संभाजी के बाद जो उनकी गद्दी पे बैठे वो थे राजा राम। ठीक है, और राजा राम की जो वाइफ थी वो थी ताराबाई। अगर हम जीजाबाई की बात करें तो ये शिवाजी की माँ थी। ठीक है, शिवाजी की माँ थी कौन, जीजाबाई। जीजाबाई माँ थी। और औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व तो किसके हाथ में था, वह था ताराबाई के हाथ में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी भारतीय नदी हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है। तो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है सतलज नदी, यानी सतलज जो है वो हिमालय की सभी श्रेणियाँ, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, इस तरीके की सारी श्रेणियों को काटती है। और सतलज निकलती कहाँ से, तिब्बत के राकस्थाल से सतलज निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी भी तिब्बत जो है वहाँ के मानसरोवर झील से निकलती है। और गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि भारत में बहती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शी दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, रेटिना पर या रेटिना के बाद। तो दूरदर्शी दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना के पीछे। दूर में पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है। तो रेटिना के पीछे बनता है दोष में, और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके निवारण के लिए। जबकि इस रेटिना के आगे कब बनता है, निकट दृष्टि दोष में, और निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वैसे आँख का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ही बनता है। तो अगर आपसे पूछा था कि आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो रेटिना पर बनता है। दूर दृष्टि दोष में कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, और निकट दृष्टि दोष में कहाँ बनता है, रेटिना के आगे। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस होता है उस दिन विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई की बात की जाए तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये दिवस याद कर लिया करें। और करंट अफेयर में क्या होता है, इनके थीम पूछे जाते हैं तो आप इनको थीम भी आप पढ़ लिया कीजिए। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे ही दिवस एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन सारे दिवस को आप याद रखें। और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके थीम भी इस बार के याद कर लें। अब तो देखिए, निम्न में सुमेलित नहीं है। टिटिकाका झील पेरू में है, उर्मिया झील ईरान में है, रेंडिया झील रूस में है, अथावास्की झील कनाडा में है। तो अथावास्की झील तो आपकी कनाडा में है, रेंडिया झील आपकी जो है वो रूस में नहीं है, ये भी आपकी कनाडा में ही पड़ती है। तो आपका आंसर होगा रेंडिया झील रूस। तो रेंडिया झील कहाँ है, कनाडा में है, और अथावास्की झील भी है आपकी कनाडा में ही है। टिटिकाका झील पेरू में है। पेरू एक जो है दक्षिण अमेरिकी देश है, ईरान एक एशियन देश है, और रेंडिया झील जो कनाडा है, कनाडा उत्तर अमेरिका में पड़ता है, और कनाडा में ही अथावास्की झील पड़ती है। एक ग्रेट बियर नाम की झील पड़ती है, ये भी आपकी कनाडा में पड़ती है। और विश्व में सबसे लंबी जो तटरेखा वाला देश है वो कनाडा ही है। अगला देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, और 25वां है कौन सा, वो है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो 25वां है। 24वें की बात करें तो 24वां हैदराबाद था जो कि तेलंगाना का है। ठीक है, वर्तमान में 25 हो चुके हैं।
तेलंगाना राज्य की स्थापना की बात की जाए तो 2 जून 2014 को ये भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। तो तेलंगाना बनने के बाद टोटल 29 राज्य हो गए थे। वर्तमान में जो है 2 राज्य यूटी में और जोड़े गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, जिसको बताया था हमने, और इनको यूटी का दर्जा कब मिला है? 31 अक्टूबर 2019 को मिला है। तो क्वेश्चन ये था कि भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय जो है वो टोटल इस समय 25 हो चुके हैं, याद रखें। संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति किन 2 देशों के बीच होता है? देखिए, सैन्य अभ्यास जो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, या तो उनसे ये पूछा जाएगा किन देशों के बीच होते हैं। अभी हाल ही में आरओ का पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि जो इंद्रधनुष है वो अभ्यास किन के बीच होता है। तो इस तरीके से पूछा जाता है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ इस बार हुआ था, तो वो चीज़ जो है वो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। तो समुद्र शक्ति किसको पूछा जाता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति। भारत जापान की अगर बात करें तो धर्म गार्जियन, जिम्बेक्स और एक और होता है शिन्यू मैत्री। ये तीनों ही भारत और जापान के बीच होते हैं। भारत और फ्रांस की बात करें तो अगर खाली शक्ति की बात करें तो शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच होता है, जबकि समुद्र शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है। नेपाल की बात करें तो सूर्य किरण जो है, सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच होता है। एक चाइना से होता है हैंड इन हैंड, ये भारत और चाइना से होता है। तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण, भारत और फ्रांस के बीच शक्ति की गरुण भी होता है। ठीक है, एक गरुण भी लिख लीजिए। ठीक है, गरुण, शक्ति, ये सब चीज़ें जो हैं वो भारत फ्रांस के साथ होता है, और भारत इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति होता है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस होती है, इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में है, लियोन्स के फ्रांस में है। अदर ऑप्शन को देखें तो जो FAO है, फूड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है इटली के रोम में। ठीक है। विश्व खाद्य संगठन जो है उसका मुख्यालय इटली में है। लंदन की बात करें तो सामुद्रिक संगठन जो है उसका मुख्यालय, और कॉमनवेल्थ का इन दोनों का मुख्यालय जो है वो लंदन में है। न्यूयॉर्क की बात करें तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो, इसमें होता क्या है कि स्टैटिक जीके में इनके मिलान करने के लिए आते हैं। आपको इधर संस्था दी गई होगी और उनका मुख्यालय पूछा गया होगा, तो इस तरीके के मिलान भी जो हैं आप याद रखें। तो न्यूयॉर्क में क्या है? यूनिसेफ का मुख्यालय है। अगर यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। फ्रांस में आपको बताया गया, फ्रांस में आपका इंटरपोल का मुख्यालय। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय एयरलाइंस यानी कि इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? वो है आपका दिल्ली में। अगर अदर ऑप्शन को देखें तो गुड़गांव में किसका है? स्पाइस जेट और आपका विस्तारा एयरलाइंस, इन सब का मुख्यालय कहाँ है? वो आपका है गुड़गांव में। नोएडा की बात की जाए तो पवन हंस एयरलाइंस जो है इसका मुख्यालय नोएडा में है, जो कि यूपी में पड़ता है। और हैदराबाद में क्या है? ट्रू जेट एयरलाइंस का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। इस तरीके के क्वेश्चन हालांकि ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं रहते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन मिलान के रूप में काफ़ी आ जाते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी याद रखें।